हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग एडवर्ड अलेक्जेंडर वेस्टरमार्क, जिन्हें हम लोग E.A. वेस्टरमार्क कहते हैं, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि यहीं पे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यूके में इन्हें सिर्फ एडवर्ड कह के बुलाया जाता था। तो यहाँ पे E.A. वेस्टरमार्क आप कह सकते हैं, वेस्टरमार्क सिर्फ कहा जा सकता है, या फिर एडवर्ड अलेक्जेंडर वेस्टरमार्क भी हम कह सकते हैं। तो ये नाम कंप्लीट आप लोगों को पता होना चाहिए। E.A. वेस्टरमार्क या फिर वेस्टरमार्क तो हम लोग जानते ही हैं। तो आज हम लोग अगर वेस्टरमार्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि ये आप सभी को पता है कि इन्होंने मैरिज पे काफ़ी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसमें खास करके एक विवाह की बात करें, यदि मोनोगेमी की बात करें तो मोनोगेमी को इन्होंने सपोर्ट किया था। आप सभी को पता है, इन्होंने कहा था कि जो एक विवाह है वही विवाह का सच्चा स्वरूप है। और ये भी कहा था इन्होंने कि शुरू में देखा जाए तो शुरू से ही मोनोगेमी ही फॉर्म में देखने को मिला था। तो इनका जो अपना अध्ययन था उसके आधार पे इन्होंने मोनोगेमी को ही एक सच्चा स्वरूप माना था। इन्होंने कहा था कि यही एक होलिस्टिक फॉर्म था, मोनोगेमी हमें समाज में देखने को मिलती थी। ये इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि एक विवाह ही जो है वो विवाह का सच्चा स्वरूप है और यही हमेशा से था, है और रहेगा। ये भी इस तरीके से, तो कहने का अर्थ ये है कि कई तरीके से घुमा के फिरा के भी कथन को पूछ दिया जाता है। तो अक्सर करके हम लोग इसी कोट के लिए वेस्टरमार्क को समझते हैं, और कुछ ही इनकी मैरिज पे बुक्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जानते हैं। अक्सर करके परीक्षाओं में वही पूछा जाता है। लेकिन क्या अदर देन उसके यहाँ और भी कुछ इनका कंट्रीब्यूशन रहा है समाजशास्त्र में, और भी कुछ बुक्स हैं जिससे कि हम लोग अनअवेयर हैं, फैमिलियर नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इनका एक होल कंट्रीब्यूशन क्या रहा है समाजशास्त्र में, आज उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे आप लोग वेस्टरमार्क का इमेज देख सकते हैं। एडवर्ड अलेक्जेंडर वेस्टरमार्क, इनका टाइमलाइन 20 नवंबर 1862 से 3 सितंबर 1939 तक रहा है। इनका जन्म जो है वो हेलसिंकी में हुआ था और मृत्यु जो है वो तेनाला में। और ये एक फिनलैंड के प्लेसेस हैं। तो ये एक फिनिश दार्शनिक और समाजशास्त्री थे। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि वेस्टरमार्क जो है वो किस कंट्री से संबंधित हैं, तो वो फिनलैंड से संबंधित हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अन्य विषयों के अलावा उन्होंने बहिर्विवाह और अनाचार निषेध का अध्ययन किया है। अनाचार निषेध क्या होता है, यानी कि जो हम देखते हैं अपने रिलेटिव्स में, अपने सिबलिंग्स में, हम जो एक हम देखें कि रिलेशनशिप नहीं देखने को मिलती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप या मैरिज का इस तरीके का फॉर्म बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा था कि ऐसा हमें देखने को मिलता है कि ये सिर्फ किसी एक कंट्री की नहीं, लगभग हर कंट्री में हम देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे पर से एक दूसरे के साथ एक भाई बहन के जैसे होते हैं, तो उनमें उस तरीके की फीलिंग नहीं आती है जैसे कि लोग एक मैरिज के बारे में सोच सकें या इस तरीके के कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप अपने आप में बाइंड कर सकें। तो इस तरीके से इन्होंने अनाचार निषेध का भी अध्ययन किया था। ओके, एडवर्ड अलेक्जेंडर वेस्टरमार्क, इनका टाइमलाइन जो है 28 नवंबर 1862 इन हेलसिंकी, 3 सितंबर 1939 इन तेनाला। तो ये 20 नवंबर 1862 से 3 सितंबर 1939 तक रहा है। जन्म हेलसिंकी में और मृत्यु तेनाला में। वाज अ फिनिश philosopher and sociologist. Among other subjects, he studied exogamy and the incest taboo. तो incest taboo का कॉन्सेप्ट अक्सर करके जो भी थिंकर्स हैं जिन्होंने
कुछ मैरिजेस पे अध्ययन किया है, तो इंसेस्ट टैबू का कॉन्सेप्ट को काफ़ी कुछ उन्होंने स्टडी भी किया है। तो इन्होंने इसका भी अध्ययन किया था कि कौन से ऐसे लोग होते हैं, किन रिश्तों के बीच में हमें जो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है वो नहीं देखने को मिलता है। ओके, हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इससे आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ये कंटेंट अवेलेबल है। तो हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे, इंग्लिश का कंटेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, इनकी जीवनी हम लोग देख लेते हैं। तो विस्टमार्क का जन्म 1862 में एक संपन्न लूथरन परिवार में हुआ था, जो फिनलैंड के स्वीडिश भाषी आबादी का हिस्सा था। उनके पिता हेलसिंकी विश्वविद्यालय में बर्सर के रूप में काम करते थे और उनके नाना उसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इस प्रकार एडवर्ड के लिए वहां अध्ययन करना स्वाभाविक था। 1886 में दर्शन शास्त्र में अपनी पहली डिग्री प्राप्त की, लेकिन नृविज्ञान में भी रुचि विकसित की और चार्ल्स डार्विन के कार्यों को पढ़ा उन्होंने। तो इनका काफ़ी कुछ अगर रुझान बोलें या झुकाव बोलें चार्ल्स डार्विन की तरफ था। इनकी जो भी वर्क्स थे उनको इन्होंने काफ़ी कुछ स्टडी किया था। उनकी थीसिस जो थी उसका जो आप टाइटल यहाँ पे देख रहे हैं, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, 1891 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी। तो इनके थीसिस का टॉपिक क्या था, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। और ये आप सभी को पता है कि विभिन्न परीक्षाओं में ये बुक पूछ दी जाती है। तो ये एक बुक के रूप में 1891 में प्रकाशित होती है और 1921 में एक काफ़ी संशोधित संस्करण में फिर से प्रकाशित होती है। ओके, 1892 में विस्टमार्क हेलसिंकी विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के व्याख्याता बन गए। विश्वविद्यालय में रहते हुए वे प्रोमेथियस सोसाइटी के अध्यक्ष बने, जो धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला एक छात्र समाज था। उन्होंने 1906 में नैतिक दर्शन के प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया उनको, और 1918 तक उस कुर्सी पर वह बने रहे। जब वे तुर्कू में ओबो अकादमी विश्वविद्यालय चले गए, तो जब तक वे वहाँ तुर्कू में ओबो अकादमी विश्वविद्यालय नहीं चले जाते हैं तब तक वो वहाँ पे नैतिक दर्शन के प्रोफेसर के रूप में बने रहे। ओके, तुर्कों में अभी दर्शन शास्त्र पढ़ाते हुए उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में अकादमिक समाजशास्त्र की स्थापना में मदद की। 1907 में लंदन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के पहले मार्टिन वाइट प्रोफेसर लियोनार्ड ट्रेलनी हॉबहाउस के साथ ये बने। तो पहले मार्टिन वाइट प्रोफेसर जो है उसमें इनका नाम दिया जाता है। कहाँ पे? लंदन विश्वविद्यालय में। ओके, लंदन में समय बिताने के मूल कारणों में से एक यह है कि फिनलैंड की स्वतंत्रता की वकालत के कारण वे हेलसिंकी या तुर्कू में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। लेकिन जब राजनीतिक स्थिति शांत हो गई तब भी उन्होंने क्रमशः 1930 और 1932 तक लंदन और तुर्कू दोनों में पढ़ाना जारी रखा। उन्होंने कुछ वर्षों के लिए 1918 और 1921 के बीच ओबो अकादमी विश्वविद्यालय के रेक्टर के रूप में भी काम किया था। वे 1932 में सेवानिवृत्त हुए और अपना शेष जीवन अपनी प्रमुख कृतियों, जिसमें कि एथिकल रिलेटिविटी, ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, तो ये नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। एथिकल रिलेटिविटी ये सब रिटायरमेंट के बाद इन्होंने लिखा है, 1932 में प्रकाशित होती है। 3 एसेस ऑन सेक्स एंड मोरल्स, तो ये 1934 में प्रकाशित होती है। द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन 1936 में प्रकाशित होती है। और क्रिश्चियनिटी एंड मोरल्स 1939 को पूरा करने और प्रकाशित करने में इन्होंने बिताया, जो कि उनकी मृत्यु के वर्ष में ही प्रकाशित हुई थी। 1929 में उन्होंने अपनी आत्मकथा का अंग्रेजी संस्करण मेमोरीज ऑफ माई लाइफ
प्रकाशित किया गया। तो अगर कभी एग्ज़ाम में ऐसा पूछ दिया जाए कि मेमोरीज ऑफ माय लाइफ जो है ये किसकी आत्मकथा रही है, तो ये एडवर्ड अलेक्जेंडर वेस्टरमार्क की है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, जो मूल रूप से 1927 में स्वीडिश में प्रकाशित हुआ था। तो इस स्वीडिश में जो है 1927 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने स्वीडिश लैंग्वेज में बहुत सारी किताबें लिखी है, तो मैंने यहाँ पे उसको, चूँकि स्वीडिश में लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। मैंने इंग्लिश में जो इनके बुक्स प्रकाशित हुए हैं उसको मैंने मेंशन किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1927 में इनकी जो आत्मकथा थी वो 1927 में ही स्वीडिश में प्रकाशित हो गई थी। 1929 में ये अंग्रेजी संस्करण उसका प्रकाशित होता है, मेमोरीज ऑफ माय लाइफ। ओके, ये आप लोग इंग्लिश कंटेंट यहाँ पे देख सकते हैं बायोग्राफी में इनका। तो आप लोग चाहिए तो पॉज करके और इसको रीड कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट पेज देख सकते हैं। सेम कंटेंट है, बस इसको इंग्लिश में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, अब व्यू या विचार की बात करें तो उन्हें पहला डार्विनियन समाजशास्त्री, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये शायद आप लोगों को वेस्टरमार्क के बारे में नहीं पता रहा हो। तो उन्हें पहला डार्विनियन समाजशास्त्री या पहला समाज विज्ञानी के रूप में वर्णित किया गया। साथ ही समाज विज्ञानी की बात हो रही है, नैतिकता और विवाह रीति रिवाजों के इतिहास में एक अधिकारी भी। उन्होंने उस समय प्रचलित दृष्टिकोण से इनकार किया कि प्रारंभिक मानव यौन संकीर्णता में रहते थे, यह तर्क देते हुए कि वास्तव में ऐतिहासिक रूप से एक विवाह, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक विवाह बहुविवाह से पहले हुआ था। उन्होंने कहा कि ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोट है, या आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़रूर नोट कर लीजिएगा। विवाह परिवार में निहित है, विवाह परिवार में निहित है, न कि परिवार जो है वो विवाह में निहित है। तो विवाह जो है वो परिवार में निहित है, ना कि परिवार विवाह में निहित है। ये इन्होंने इस तरीके से विवाह का किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है उसको यहाँ पे इन्होंने अपने कथन के रूप में दिया है। रिवर्स सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग की घटना तब होती है जब दो लोग अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों के दौरान बहुत ही निकट घरेलू निकटता में रहते हैं और दोनों ही यौन आकर्षण के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं, जिसे अब वेस्टरमार्क प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो वेस्टरमार्क प्रभाव क्या है, इसका कॉन्सेप्ट वेस्टरमार्क इफेक्ट के अगर पूछा जाए कि जनक कौन है या ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये वेस्टरमार्क के द्वारा दिया गया है। क्या है, इसको अभी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे कि वेस्टरमार्क प्रभाव क्या होता है, के रूप में जाना जाता है। इसका पहली बार औपचारिक रूप से वर्णन उन्होंने अपनी थीसिस द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में, जो कि 1891 में प्रकाशित हुई थी, इसमें किया था। ओके, तो रिवर्स सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग की बात ये करते हैं और ये कहते हैं कि ये घटना तब होती है, रिवर्स यानी कि उल्टा, सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग की घटना तब होती है जब दो लोग अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों के दौरान बहुत ही निकट घरेलू निकटता में रहते हैं और दोनों ही यौन आकर्षण के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। यानी कि वो उतना ज़्यादा उसके प्रति जो यौन आकर्षण होता है इसके प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि घरेलू निकटता में बहुत ज़्यादा ये लोग बिजी रहते हैं। तो इसके कारण से ये रिवर्स सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग की घटना देखने को मिलती है। ओके, वेस्टरमार्क मोरक्को के विद्वान भी थे। यहाँ पे एक एक जो इसमें टर्म्स आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे मोरक्को जैसे ही आया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा
कि इनके की टर्म में आता है। इन्होंने मोरक्को में अपना बहुत सारा स्टडी किया है, बहुत सारी किताबें इनकी मोरक्को पे ही लिखी गई हैं। तो मोरक्को को वेस्टरमार्क के साथ एक की टर्म के रूप में आप लोग ज़रूर रखिएगा। और उन्होंने अपने 2 खंडों वाले काम रिचुअल एंड बिलीव इन मोरक्को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिचुअल इन बिलीव इन मोरक्को, ये जो है 2 खंड में प्रकाशित होती है और ये 1926 में प्रकाशित हुई थी। इस बात का सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि किस तरह से इसका लोक धर्म बना हुआ है। उन्होंने 1898 की शुरुआत में ही मोरक्को में अपना फील्ड वर्क शुरू कर दिया था और अगले 30 सालों में 21 बार उस देश का उन्होंने दौरा किया। कुल मिलाकर 7 साल देश में उन्होंने बिताए थे। उन्होंने वहाँ अपना पसंदीदा विषय विवाह का भी अध्ययन किया था और 1914 में मैरिज सेरेमनीज ऑफ मोरक्को इनकी बुक प्रकाशित होती है। तो यहाँ पे 2 किताबें आप लोग देख सकते हैं, मोरक्को से ही संबंधित है। तो ये आप लोग जो एक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज का है, ये बुक आप लोगों को पता है, या फिर हम इनके कुछ कोड जो इम्पॉर्टेंट हैं वो पता है, लेकिन इस तरीके की जो बुक्स हैं वो आप लोगों को वेस्टरमार्क के संबंध में कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। वेस्टरमार्क ने ईसाई संस्थाओं और ईसाई विचारों की इस आधार पर आलोचना की कि उनमें आधार की कमी है। वह एक नैतिक सापेक्षवादी भी थे और अपने 2 खंडों वाले द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मोरल आइडियाज़, जो कि 1906 से 1908 के बीच में 2 खंडों के रूप में प्रकाशित होती है। और इसमें उन्होंने तर्क दिया कि जो नैतिक निर्णय होता है वो तर्क संगत नहीं होते, बल्कि भावनाओं और सामाजिक स्वीकृति या अस्वीकृति पर आधारित होते हैं। तो जो नैतिक निर्णय होते हैं, जो भी किए जाते हैं, वो तर्क संगत नहीं होते हैं, बल्कि जो भावनाएं होती हैं किसी की या फिर समाज में वो स्वीकृत है या नहीं है, इस पर आधारित होते हैं। परिणाम स्वरूप उन्होंने सामान्य या सार्वभौमिक नैतिक सत्य के अस्तित्व को भी नकार दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट डार्विनियन सोशियोलॉजिस्ट, इंग्लिश टर्म ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि सपोज हिंदी में टर्म्स अगर चेंज होते हैं बट इंग्लिश में सेम टू सेम आप लोगों को की टर्म देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट डार्विनियन सोशियोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? ये हैं E.A. वेस्टरमार्क। ओके, फर्स्ट सोशियोबायोलॉजिस्ट, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ये कभी एग्ज़ाम में आ जाए कि फर्स्ट सोशियोबायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, तो ये भी एडवर्ड अलेक्जेंडर वेस्टरमार्क को कहा जाता है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों को इंग्लिश में कोड दिख रहा है। मैरिज इज रूटेड इन द फैमिली रादर दैन द फैमिली इन द मैरिज। तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये इनका कोट है और ये आप लोग को ज़रूर से याद रखना है। यहाँ पे आप लोग बुक इनकी देख सकते हैं, या ये इनका जो PhD का थीसिस था उसको आप लोग देख सकते हैं, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। तो अक्सर करके हम लोग वेस्टरमार्क की इसी किताब को बार बार देखते हैं, समझते हैं और एग्ज़ाम में लगता है ऐसा पूछा भी जाता है। ओके, यहाँ पे आप लोग मोरक्को पे देख सकते हैं, इनका अध्ययन रहा है रिचुअल एंड बिलीव इन मोरक्को 1926। और नेक्स्ट बुक यहाँ पे 1914 में आप लोग देख सकते हैं, मैरिज सेरेमनीज ऑफ मोरक्को। ओके, एक इनकी और इम्पॉर्टेंट बुक आती है जो कि मोरालिटी पे आती है और ये आप लोग देख सकते हैं, द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मोरल आइडियाज़। तो ये 1906 से 1908 के बीच में प्रकाशित हुई थी। ओके, नेक्स्ट बुक अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। बुक्स ही आ गए, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग बुक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसीलिए इस टाइप की कंटेंट लेके आती हूँ क्योंकि आप लोगों को वेस्टरमार्क के बारे में पता है, बट
ये भी पता है कि मैं भी जो कंटेंट लेती हूँ वो सारा कुछ बुक से, कुछ ऑनलाइन कंटेंट सर्च करती हूँ और वहीं से मैं भी प्रिपेयर करती हूँ जो भी लेक्चर होते हैं। आप लोग भी चाहिए तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को अगर कंटेंट मिल जाता है रेडी तो आप लोगों को ज़्यादा इजी हो जाता है प्रिपरेशन के लिए। या हो सकता है कि बहुत बार हर किसी का उतना माइंड नहीं जाएगा कि हाँ ठीक है चलो हम ये चीज़ें या स्पेसिफिक ये थिंकर्स हम तैयार कर लेते हैं। तो मैं इसलिए ये सारे कंटेंट इसलिए तैयार करवाती हूँ ताकि आप लोगों को ईज़िली अवेलेबल होता रहे और आप लोगों की प्रिपरेशन को और ज़्यादा ये रिच करता रहे या इन्हेंस करता रहे। ओके, तो बुक्स इनकी हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट। 1891 में द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी, और अक्सर करके मैं बार बार बता रही हूँ कि ये एग्ज़ाम्स में पूछी गई है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को यहाँ पे इससे और रिलेटेड मिल रहा है कि ये बुक कितने वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी। तो 3 वॉल्यूम में ये प्रकाशित हुई थी। तो ये आप लोगों को बुक का नाम तो पता है, लेकिन अगर सपोज आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसमें नेक्स्ट लेवल ही पूछा जाता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होना और एक उसमें कुछ ऐड करके और तब क्वेश्चन पूछना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो अगर सपोज पूछ दिया गया, बिल्कुल आप लोगों को ऐसे ही पूछ दिया जाएगा कि एडवर्ड अलेक्जेंडर वेस्टरमार्क की जो बुक है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ये कितने वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी, फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 वॉल्यूम में ये प्रकाशित हुई थी। ओके, 1906 में द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मोरल आइडियाज़, ये 2 वॉल्यूम में बुक प्रकाशित हुई थी। मैरिज सेरेमनीज इन मोरक्को 1914, 1920 में ये आप लोगों को स्वीडिश में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है स्वीडिश में हो या किसी और भी लैंग्वेज है, चूँकि ये स्वीडिश सोशोलॉजिस्ट थे तो मुझे ऐसा गेस है कि हो सकता है। बट इसका इंग्लिश में आप लोग देखेंगे रिलीजन एंड मैजिक्स। हालांकि ये आप लोग रिलीजन एंड मैजिक जो है ये भी कम्प्लीटली हम लोग जिस इंग्लिश को प्रीफर करते हैं उसमें तो नहीं दिख रहा है। रिलीजन तो ओके, बट मैजिक में एक्स्ट्रा के हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, बट रिलीजन एंड मैजिक करके इनकी बुक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं रिचुअल एंड बिलीव इन मोरक्को। तो ये बुक भी 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी, 1926 है। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ये भी वेस्टरमार्क की है, और शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज जो है ये भी वेस्टरमार्क की है और 1926 में प्रकाशित होती है। तो 1891 में जो प्रकाशित हुई थी वो द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है। जो 1926 में प्रकाशित होती है ये शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, 1930 में एक और मोरक्को पे बुक इनकी प्रकाशित होती है, विट एंड विजडम इन मोरक्को। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इथिकल रिलेटिविटी ये 1932 में। 1932 में ही एक और बुक आती है लिसन हिस्टोरिया करके। तो ये आप लोग चाहिए तो स्किप कर सकते हैं, या इस तरीके से हिस्टोरिया मीन्स हिस्ट्री होगा आई थिंक। तो लिसन या आप लोग देख लीजिएगा एक बार क्या इस नेम से और भी कोई बुक है। यहाँ पे मैंने मेंशन तो किया है, हालांकि मैं बाकी कुछ ऐसी ही नाम की और भी किताबें थी तो मैंने उसको यहाँ से डिलीट कर दिया था, बट यहाँ पे एक बुक दिख रही है। तो ऑलिसन हिस्ट्री करके कोई बुक है क्या इनकी, ये आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, 1932 में अर्ली बिलीव्स एंड देयर सोशल इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट बुक देखेंगे पैगन, ये पगान है या पैगन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। सर्वाइवल्स इन मोहम्मडन सिविलाइजेशन, तो ये एक बुक इनकी है, थोड़ी डिफरेंट बुक है, माइंड में आप लोग रखिएगा कि पैगन सर्वाइवल्स इन मोहम्मडन सिविलाइजेशन जो है वो वेस्टरमार्क के द्वारा लिखी गई बुक है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक आप लोगों को 1934 में दिख रही है, 3 essays ऑन सेक्स एंड मैरिज। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैरिज पे इनका काफ़ी कुछ वर्क रहा है।
कुछ किताबें और हैं, उसको हम लोग देखेंगे। 1936 में बुक आती है द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट बुक फॉरवर्ड इन द वैंडरिंग स्पिरिट, अ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक इनकी है। और एक इम्पॉर्टेंट बुक आप लोगों को 1939 में पब्लिश की गई है, क्रिश्चियनिटी एंड मोरल्स, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स थी। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेस्टरमार्क इफ़ेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द वेस्टरमार्क इफ़ेक्ट आल्सो नोन एज रिवर्स सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग, अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया गया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वेस्टरमार्क इफ़ेक्ट तो आप लोग फिर भी गेस कर लेंगे कि ये ई वेस्टरमार्क का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर ये पूछ दिया गया कि रिवर्स सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे एक आप लोगों को अननोन फैक्ट हो जाएगा, और जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ये ई वेस्टरमार्क का दिया गया कॉन्सेप्ट है। इज अ साइकोलॉजिकल हाइपोथेसिस दैट स्टेटेड दैट people tend not to be attracted to peers with whom they live like siblings before the age of sex। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं इस पे डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो वेस्टरमार्क इफ़ेक्ट है या रिवर्स सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग है, ये एक साइकोलॉजिकली हाइपोथेसिस बनाई गई है इनकी। इन्होंने कहा कि इसमें क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो पीयर्स होते हैं, मीन्स साथ में रहने वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि C.H. कूले ने पीयर्स ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट दिया है, उसी तरीके से इन्होंने कहा कि जो पीयर्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट नहीं होते हैं, और ख़ास करके जो कि 6 ईयर्स के एज के पहले से ही साथ में हैं, तो भाई बहन की तरह, सिबलिंग मीन्स भाई बहन की तरह लोग रहते हैं, वो अक्सर करके देखें तो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट नहीं होते हैं। दिस हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय फिनिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड वेस्टरमार्क इन हिज बुक। अब ये भी आप लोगों को यहाँ पे एक न्यू फैक्ट्स मिल रहा है कि द रिवर्स सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये वेस्टरमार्क ने अपनी किस बुक में दिया है, तो ये बुक है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, जो कि 1891 में पब्लिश हुई थी एज वन एक्सप्लेनेशन फॉर द इंसेस्ट टैबू। तो इनके इंसेस्ट टैबू का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, इसी में इसको एक्सप्लेन किया है इन्होंने रिवर्स सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग को, और इसका जो डिस्कस किया है इन्होंने वो किस में किया है, ये अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में करते हैं। और ये आप सभी को पता है कि ये बुक जो है, ये इनके PhD का जो थेसिस था उसका टॉपिक भी यही था, और बाद में यही 1891 में बुक के नाम से इस बुक के नाम से पब्लिश होती है। ओके, यहाँ पे एक और हम लोग टॉपिक देखेंगे, ये है टोंगियांगसी आल्सो नोन एज सिम्पुआ मैरिज इन मिननान was a tradition of arranged marriage dating back to pre-modern China, in which a family would adopt a pre-adolescent daughter as a future bride। मीन्स कि ऐसे जो लड़की को अडॉप्ट करते हैं कि फ्यूचर में वो उनके घर की दुल्हन बनती है, फॉर वन ऑफ देयर pre-adolescent son एंड चिल्ड्रेन वुड बी रेज टुगेदर। तो दोनों जो होते हैं, एक सन की तरह, एक बेटे की तरह, एक बहू की तरह अडॉप्ट किए जाते हैं, और फिर वो एक साथ ही पलते बढ़ते हैं, रहते हैं। तो ये जो है सिम्पुआ मैरिज में देखने को मिलता है, और इसका जिक्र भी वेस्टरमार्क के द्वारा किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, इनकी हम लोग अब बुक्स के फ्रंट पेज कवर देख लेते हैं। तो द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मोरल आइडियाज़, द बिलीव इन स्पिरिट इन मोरक्को,
तो ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। ये ब्लर हो गया है बट आप लोग जो बुक लिस्ट है वहाँ पे लिखा हुआ है, या मैं भी बोल दे रही हूँ, द बिलीव इन स्पिरिट इन मोरक्को। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, मैरिज सेरेमनीज इन मोरक्को। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्रिश्चियनिटी एंड मोरल्स। यहाँ पे अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज करके है, तो ये कम्प्लीटली ब्लर है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है बट नीचे नाम आप लोगों को दिख रहा है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज। ओके, अर्ली बिलीव्स एंड देयर सोशल इन्फ्लुएंस। तो ये आप लोगों को बुक दिख रही है, एक इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी। नेक्स्ट कुछ बुक्स हम लोग देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एक बुक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है वेस्टर मार्क का, मिड समर कस्टम्स इन मोरक्को। तो मोरक्को में एक और बुक जो है वो दिख रही है आप लोगों को, मोरक्को के की टर्म में मिड समर कस्टम्स। मिड समर में कुछ कस्टम्स होते होंगे इनके, उसके बारे में भी वेस्टर मार्क ने लिखा है। ओके, और नेक्स्ट बुक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो कम्प्लीटली ब्लर है बट मैं बता दे रही हूँ, और शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो ये बुक थी, और ये बुक और ये दोनों सेम बुक है बट ये कम्प्लीटली जो है ब्लर है। तो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे लिखा है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। तो ये जो बुक है वो इस नेम से है। तो दोस्तों, आज हम लोग एडवर्ड अलेक्जेंडर वेस्टर मार्क के बारे में डिस्कस किए, और आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप लोग वेस्टर मार्क के बारे में तो जानते रहे होंगे, लेकिन इतना कुछ डीपली शायद ही हमारे कुछ साथी जानते होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे वो साथी जो कि इतने ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल उनके पास नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरी ये कोशिश होती है कि आप लोगों की जो भी प्रिपरेशन हो रही है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उसमें आप लोगों को मेरे लेक्चर्स जो हैं अगर थोड़े भी हेल्प कर दिए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।